हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स और ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स में हमारा आज का टॉपिक है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है RSO3H या फिर हम इसे लिख सकते हैं RSO2OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेपरेट करके। इसमें ये जो R ग्रुप है ये या तो हम कोई अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं या फिर कोई अराइल ग्रुप हो सकता है ये, और इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड तो है ही, एक और नाम भी होता है इसका कि अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं R ग्रुप से और सल्फोनिक एसिड बन जाता है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव ऑफ सल्फोनिक एसिड। सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड तो है ये अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं अभी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसमें 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती हैं और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम रिप्लेस कर दें R ग्रुप से तो ये बन गया RSO3H सल्फोनिक एसिड। इसीलिए हम इसे बोलते हैं अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड में से कौन से ग्रुप को रिप्लेस करते हैं हम? हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा नोमेनक्लेचर है। जो भी हम कंपाउंड लेंगे अल्काइल या अराइल कंपाउंड, उसका नाम लिख देंगे और साथ में सल्फोनिक एसिड लिख देंगे। जैसे हम एलिफेटिक लेके चलते हैं CH3SO3H, तो ये तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो गया। और ये क्या है? मीथेन, तो इसका नाम हम लिखेंगे मीथेन सल्फोनिक एसिड। मीथेन सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली अगर हम इथेन यहाँ पे ले लेते हैं तो ये बन जाएगा इथेन सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली ऐसे ही हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी नेमिंग करेंगे। अगर बेंजीन के ऊपर हम डायरेक्ट ये ग्रुप लगा देते हैं तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर कोई डेरिवेटिव लगाते हैं तो डेरिवेटिव में जैसे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, तो उसमें भी जो नॉर्मल रूल होता है इसका वैसे ही नेमिंग करेंगे। बस सिर्फ लास्ट में हमें सल्फोनिक एसिड वर्ड ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिक एसिड लेते हैं, तो इसमें क्या मेन फंक्शनल ग्रुप तो सल्फोनिक एसिड है और इसके मेटा या फिर थर्ड कार्बन पर ब्रोमीन लगा है, तो इसे हम या तो 3 ब्रोमो या फिर मेटा ब्रोमो, जो मर्जी वो लिख देना, 3 ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये है बिल्कुल सिंपल सी इसकी नेमिंग। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनिक एसिड। हम इसका अगर ओपन स्ट्रक्चर लिखें तो क्या होगा? 2 ऑक्सीजन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाती हैं और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। यहाँ पर R ग्रुप का मतलब क्या है कि कार्बन की डायरेक्ट बॉन्डिंग है सल्फर के साथ, तो सल्फर ने टोटल यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड्स और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। इसके स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। थ्री एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये है 3p जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्राउंड स्टेट में 3d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, लेकिन जब इसके कंपाउंड बनते हैं तो क्या होता है, ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं हम एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से d ऑर्बिटल में जंप करेगा। तो चलो लिखते हैं 3s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा
3p में जहाँ एक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उनमें से भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा 3d ऑर्बिटल में। अब देखो टोटल यहाँ पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये ही जो ऑर्बिटल्स हैं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें सल्फर में टोटल 6 बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो सही हो गया। अब सिंगल बॉन्ड चेक करते हैं। यहाँ पे सल्फर में सिंगल बॉन्ड कितने बनाए हैं, एक इधर कार्बन के साथ, एक इधर ऑक्सीजन के साथ, 2 सिंगल बॉन्ड्स हो गए। एक इस ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड भी है और एक इधर इस ऑक्सीजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो 4 ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। टोटल 4 ऑर्बिटल्स ही चाहिए हमें हाइब्रिडाइज, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइज जो ये 4 ऑर्बिटल हैं ये बॉन्ड किस किस के साथ बनाएंगे, एक में बॉन्ड बनेगा सल्फर और कार्बन का, और 3 बॉन्ड बनते हैं सल्फर और ऑक्सीजन के, तीनों ऑक्सीजन के साथ 1-1 बॉन्ड होगा। अब इसके बाद देखो ये जो 3d ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। इन सल्फर का एक एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। एक बार इधर मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ। ऑक्सीजन सेकेंड ऑर्बिटल में है, सॉरी सेकेंड सेल में आता है 2p। ये है ऑक्सीजन। दूसरी ऑक्सीजन और लिख लेते हैं यहाँ पे। 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये है ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन का एक, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने, टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे। एक तो सल्फर के साथ जो ये वाले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। सिमिलरली ये जो सेकंड ऑक्सीजन है इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक बॉन्ड इधर बन चुका है, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह गया है और ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में रह गया। तो ये क्या करेंगे, जो यहाँ पर 3d ऑर्बिटल्स हैं इसके साथ पाई बॉन्ड बनेगा। इस ऑक्सीजन का के p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ d ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बन गया। सिमिलरली जो दूसरी ऑक्सीजन है इसका भी एक p ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड बनाएगा विद दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो दो सल्फर ने जो यहाँ पर ऑक्सीजन है दोनों उसके साथ एक एक पाई बॉन्ड बना लिया है। और ये पाई बॉन्ड बना कैसे है, इसमें कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, सल्फर का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है d और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल, तो इसको हम बोलते हैं d पाई p पाई बॉन्डिंग। d पाई p पाई बॉन्डिंग मतलब पाई बॉन्ड बन रहा है 2 एटम्स के बीच में, एक का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है उस बॉन्डिंग में और दूसरे का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये है d पाई p पाई बॉन्डिंग। अगर यहाँ पर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। एक R ग्रुप है, ऊपर की तरफ हम एक ऑक्सीजन लगा देंगे, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और इधर एक डबल बॉन्डेड। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर या शेप टेट्राहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें p पाई d पाई बॉन्डिंग है। हमने शुरुआत में बताया था इसमें कि सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बनाती है कार्बन के साथ, सिर्फ एक ही अमाइड वाला एक्सेप्शनल केस था जिसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड बना रही थी, और एक रीजन एक ये आया था कि ऑक्सीजन के साथ सल्फर के डबल बॉन्ड बन जाते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ सल्फर का डबल बॉन्ड बनाने का रीजन क्या है कि यहाँ पर d पाई p पाई बॉन्डिंग हो रही है। तो ये था स्ट्रक्चर। अब हम इसकी सिंथेसिस करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी सिंथेसिस है। तो सल्फोनिक एसिड एलिफेटिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं, और इन दोनों की सिंथेसिस के अलग अलग मेथड्स हैं। तो पहले हम एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड की सिंथेसिस करवाते हैं, उसके बाद एरोमेटिक की करेंगे। सिंथेसिस ऑफ एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड। एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड हमने जो स्टार्टिंग का टॉपिक था थायोल किया था, तो फर्स्ट जो मेथड है वो थायोल से ही है कि हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे थायोल का।
थायोल का हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हम करवाएंगे, जैसे नाइट्रिक एसिड है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फोनिक एसिड में, RSO3H। थायोल में बिल्कुल सेम हमने रिएक्शन की थी कि थायोल का जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड मेथड है, अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, अल्काइल हैलाइड और सोडियम सल्फाइड लेते हैं, इन दोनों की रिएक्शन से भी सल्फोनिक एसिड बनता है। तो कोई भी जो अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, जैसे हमने ये RCl ले लिया है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम सल्फाइड के साथ, तो एक तो साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे Na है, यहाँ पर Cl है, NaCl, और यहाँ पर क्या होगा, ये तो यहाँ से रिमूव हो चुका है, R के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएगा सल्फर, SO3Na, ये कंपाउंड बनेगा। तो ये सल्फोनिक एसिड तो नहीं बना है, ये है सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। और अब हम अगर इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं तो ये जो सोडियम आयन है ये रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से और ये सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही एक और रिएक्शन है जिसमें हम सोडियम सॉल्ट ही बनाते हैं सल्फोनिक एसिड का, वो एक एडिशन रिएक्शन है। अल्कीन में हम एडिशन करवाएंगे सोडियम बाइसल्फाइड का। यहाँ पर हमने सोडियम सल्फाइड लिया था, जब एक सोडियम की जगह हाइड्रोजन आ जाती है सोडियम बाइसल्फाइड, ये एक एडिशन रिएक्शन है। जैसे प्रोपीन हमने ले लिया एज ए अल्कीन, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम सल्फाइड के साथ। तो क्या होगा, एक कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ ये वाला जो SO3Na ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा, हम ये रिएक्शन करवाएंगे पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है, जहाँ पर कम हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा और दूसरे कार्बन पर जो अदर ग्रुप रह गया है, तो ये इधर से बन गया CH3 CH2, सेकेंड कार्बन पर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और थर्ड जो लास्ट कार्बन है, या सॉरी इधर से हम लेके चले तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, और जो ये थर्ड कार्बन है इसके ऊपर ऐड हो जाएगा सल्फोनिक ग्रुप SO3Na। यहाँ पर सल्फोनिक एसिड तो है नहीं, तो यहाँ ये भी इस स्टेप में भी क्या बना है, सोल्ट बना है सल्फोनिक एसिड का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सोल्ट ऑफ प्रोपेन ग्रुप है, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। तो ये थे 3 मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड, बिल्कुल सिंपल से हैं। फर्स्ट इसमें हमने थायोल का ऑक्सीडेशन करवाया है, सेकंड में अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई है सोडियम सल्फाइड के साथ, और थर्ड मेथड है जिसमें हमने अल्कीन में एडिशन रिएक्शन करवाई है सोडियम बाइसल्फाइड की, मतलब सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड कर दिया है अल्कीन में, जो अनसैचुरेटेड से एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। अब हम करेंगे सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड हम बहुत बार बना चुके हैं इससे पहले भी, ये एक नॉर्मल सल्फोनेशन रिएक्शन होती है। ऐसे बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, इस मिक्सचर को हम ओलियम भी बोलते हैं और फर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन हम क्या करवा रहे हैं, नॉर्मल सल्फोनेशन रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक एग्जांपल है। जहाँ भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं वहीं पर हम इसका नाम लेते हैं कि सल्फोनेशन रिएक्शन करवाएंगे। तो सल्फोनेशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग के एक कार्बन से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, ये बन गया SO3H, जिसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे अगर उनके ऊपर हमें सल्फोनेशन रिएक्शन करवाते हैं, मेन तो सल्फोनेशन बोलेंगे और ये वाला ग्रुप उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन जो सल्फोनेटिंग रिएजेंट होते हैं, जो ये वाले रिएजेंट हैं, ये हम चेंज करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर कौन सा कंपाउंड ले रहे हैं।
कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो सल्फोनेशन रिएक्शन काफ़ी जल्दी कर लेते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं, कुछ एसिड्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो सल्फोनेटिंग रिएजेंट है, सल्फोनेटिंग रिएजेंट मतलब जिससे सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाता है, जिससे सल्फोनेशन होता है, उसको हम चेंज करते रहते हैं। तो चलो देखते हैं कि किस टाइप के का रिएक्टेंट लेंगे, उसके लिए क्या क्या रिएजेंट, कौन से रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट हम लेके चलते हैं एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग। अगर हमारे पास एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तो वहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं कि एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग कौन सी होती है। देखो हम रिएक्शन कौन सी करवा रहे हैं, सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन है क्या, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा, बेंजीन रिंग है या कोई और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है या कोई भी एरोमेटिक रिंग है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज अटैक करेगी। तो बेंजीन या जो भी हमारे रिएक्टेंट है जिसके ऊपर हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जिसके ऊपर रिएक्शन जल्दी से हो जाए, मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो अब अगर हम बेंजीन रिंग को यहाँ पे लेके चलते हैं तो एक नॉर्मल कंपाउंड है, ये तो ना तो डीएक्टिवेटेड है और ना ही एक्टिवेटेड है। अगर हम इसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन के कार्बन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा और ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग बन गई। जैसे हम यहाँ पर कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देते हैं या फिर कोई भी अल्कोक्सी ग्रुप OR लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर को इधर डोनेट करेगा और फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट होता रहेगा जब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पर क्या किया, प्लस R इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग में दे दिया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गए। तो ऐसे एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स पर अगर हमें सल्फोनेशन करवाना है तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे सिर्फ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड या कोई और रिएजेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं और इसमें सिर्फ हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। और यहाँ कंपाउंड बन जाएगा, एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको हम एज इट इज रखेंगे और ऑर्थो के ऊपर लग जाएगा सल्फोनिक एसिड ग्रुप, या तो ऑर्थो कार्बन पे लगेगा या फिर पैरा कार्बन पर लगेगा। ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा इनका, ये तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देते हैं ऑर्थो के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेम यहाँ पर ये पैरा कार्बन है या फिर 4th नंबर भी कार्बन है, जैसे यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो पैरा भी बोल सकते हैं या फिर 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स में सिर्फ हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो एसिड्स के टुवर्ड्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जैसे हमने जो इससे पहले वाला चैप्टर किया था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसमें फ्यूरान, थायोपिन या पाइरोल वगैरह थे जो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके कुछ और ही प्रोडक्ट बना देते थे, वो सेंसिटिव थे टुवर्ड्स एसिड। तो ऐसे कंपाउंड्स में, मतलब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो एसिड्स के टुवर्ड्स सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पर हम एज ए सल्फोनेटिंग रिएजेंट यूज करते हैं पिरिडीन और सल्फर ट्राईऑक्साइड का मिक्सचर। पिरिडीन और सल्फर ट्राईऑक्साइड लेते हैं फॉर सल्फोनेटिंग दोज कंपाउंड्स विच आर सेंसिटिव टुवर्ड्स एसिड। जैसे यहाँ पर हम पाइरोल लेंगे, पाइरोल, फ्यूरान, थायोपिन, इन सब में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हैं। अगर आपने अब तक नहीं की हैं तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर हमारे पास एक्टिवेटेड कंपाउंड नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड है या फिर डीएक्टिवेटेड कंपाउंड है, जैसे बेंजीन रिंग है, ये ना तो एक्टिवेटेड है ना ही डीएक्टिवेटेड है, तो ऐसे कंपाउंड्स में हम एज ए सल्फोनेटिंग रिएजेंट यूज करते हैं ओलियम, जो मिक्सचर होता है सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राईऑक्साइड का। ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जो ये सल्फोनेशन रिएक्शन है,
टेम्परेचर का भी इस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर को हम कम रखते हैं तो कुछ और प्रोडक्ट बनता है, अगर टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। तो फोर्थ मेथड है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक मिनट, इसे हम फिनोल का केस ले लेते हैं। अगर फिनोल में हम सल्फोनेशन करवा रहे हैं, एक्टिवेटेड कंपाउंड है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिएगा कंसनट्रेटेड। अगर हम टेम्परेचर को लो रखते हैं तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, और अगर हम टेम्परेचर को हाई रखते हैं तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। टेम्परेचर हाई कर रहे हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, अगर टेम्परेचर को हम लो कर रहे हैं तो यहाँ से बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ज़रूरी नहीं यहाँ पर हम हाइड्रोक्सी लें, कोई भी एक्टिवेटेड कंपाउंड ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पर हम ग्रुप ले सकते हैं। जो भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है, अगर लो टेम्परेचर पर सल्फोनेशन करवाएंगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, और हाई पर करवाएंगे तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो सल्फोनेशन रिएक्शन है, हम इतनी बार सल्फोनेशन करवा रहे हैं, एक बार इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे होता है सल्फोनेशन। तो ये तो हमने देख लिया कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो भी हम ले रहे हैं सल्फोनेटिंग रिएजेंट, उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और वो इलेक्ट्रोफाइल होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये है कंपाउंड जो बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैक करता है इन सल्फोनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से देखने में तो ये क्या लग रहा है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, कहीं भी हमें पॉजिटिव चार्ज नज़र नहीं आ रहा है। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है। ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन और सल्फर की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा। इसके हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी जो दो ऑक्सीजन थे उनके पास डबल बॉन्ड है। अब सेकंड स्टेप में ये डबल बॉन्ड फिर से इधर बन जाएगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। सल्फर है, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ये बॉन्ड इधर बना पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया सल्फर का। अब ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए, तो पॉजिटिव चार्ज सल्फर के ऊपर फिर से आ गया। लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर। सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर यहाँ पर हम बात करें टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सिर्फ इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो कहीं कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, बाकी के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसी वजह से ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है। और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सल्फर ही बॉन्ड बनाती है कार्बन के साथ इन एरोमेटिक रिंग। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो अटैकिंग स्पीसीज है, उसका तो हमें पता चल गया, लेकिन ये अटैकिंग स्पीसीज बनी कैसे है हम वो देखते हैं। हम रिएजेंट लेके चलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, चलो स्टेप नाम दे देते हैं इसका। स्टेप 1 फॉर्मेशन या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, यहाँ से ये बनेगा HSO4 नेगेटिव, एक कंपाउंड बनेगा हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, और एक कंपाउंड यहाँ से बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इससे तो हमें ये लगता है कि इसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल ये होता है सल्फर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा कम होती है, क्योंकि यह क्या है कि सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन अटैच हैं और डबल बॉन्ड में भी है, तो तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हैं। तो सल्फर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच हैं, इसीलिए हाइड्रोनियम आयन से ये सल्फर ट्राइऑक्साइड ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा है और यही अटैक करेगी। सेकंड स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जब भी हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं तो हमेशा कार्बोकैटायन ही बनेगा। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं उस केस में कार्बन आयन बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो एक डबल बॉन्ड
अटैक करेगा सल्फर के ऊपर। ये बॉन्ड्स एज इट इज हैं। एक कार्बन के साथ हम SO3 ग्रुप दिखा देंगे और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये न्यूट्रल थी, यहाँ से जो ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे सल्फर के पास गए हैं, तो इधर आ गया एक नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है जहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटायन, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम। यहाँ इसी स्टेप में बना देंगे। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ SO3 नेगेटिव एज इट इज है। ये डबल बॉन्ड इधर वापस आ गया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और एक डबल बॉन्ड यहाँ था, ये एज इट इज है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर हमारा सल्फोनेटिंग ग्रुप था SO3 नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड है एज इट इज। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये थे जो कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बना है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम प्रोटॉन को रिमूव करेंगे, प्रोटॉन को ट्रांसफर करेंगे यहाँ से। ये इंटरमीडिएट था, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जितने भी कार्बन्स हैं सबके ऊपर एक एक हाइड्रोजन भी है। इस कार्बन के ऊपर से अभी तक हाइड्रोजन रिमूव नहीं किया है, तो हम इसके हाइड्रोजन को अलग से लिख लेते हैं। और जो हमने स्टार्टिंग रिएक्शन की थी जिसमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया था, यहाँ पर ये जो आयन बना था HSO4 नेगेटिव, इसको भी यहाँ हम साथ में दिखाएंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को ले लेगा, प्रोटॉन को यहाँ से ले लिया और ये जो प्रोटॉन और कार्बन का बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। कंपाउंड फिर से एरोमेटिक बन गया। अब थोड़ी सी कैमरे को सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ है SO3 नेगेटिव और इसके तीनों बॉन्ड वापस आ गए हैं और ये साथ में बन गया H2SO4। अब सिर्फ एक स्टेप रह गया है कि ये जो एनायन बना है सल्फोनिक एसिड का, इसके ऊपर हमें एक प्रोटॉन लगाना है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एनायन। सल्फोनिक एसिड एनायन। अब लास्ट स्टेप है, हम ये जो एनायन बना है इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद हाइड्रोनियम आयन, जो ऊपर बना था H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन उसके साथ। तो रिएक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड एनायन विद हाइड्रोनियम आयन, यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन इधर ऐड हो जाएगा। ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ में H2O। तो ये था मैकेनिज्म। 4 स्टेप में हम मैकेनिज्म करेंगे। सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हम SO3 बनाएंगे जिसमें 2 सल्फ्यूरिक एसिड्स आपस में रिएक्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। जब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है तो कार्बोकैटायन बनता है। थर्ड स्टेप में हम प्रोटॉन को रिमूव करेंगे और फोर्थ स्टेप में हम जो एनायन बना है उसके साथ में एक प्रोटॉन लगा देंगे। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म था और आज हमने किए हैं मेथड्स ऑफ सिंथेसिस एलिफेटिक और एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स की। आई होप आपको समझ में आ गए हों। थैंक यू।